तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो और लुया दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं और दोनों ही पहली मर्तबा एक दूसरे का सामना करने वाले थे, मगर उससे पहले ही नाइन्थ प्रिंस को मरने की जल्दी होती है तो वो सबसे पहले लियो के साथ फाइट करता है और कुछ देर फाइट करने के बाद ही उसे अंदाजा हो जाता है कि लियो उसे यहाँ पर लोहे के चने चबवाने वाला है। और होता भी ऐसा ही है, लियो उसे अपने एक स्पीयर के वार के साथ खत्म कर देता है, जिसके बाद लुया उसकी कॉर्प बॉडी को यूज करते हुए लियो के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता है। मगर असल में वो लुया की ओरिजिनल बॉडी भी नहीं होती, वो असल में उसकी एक क्लोन बॉडी थी जिसे वो लोग अवतार बॉडी कहते हैं। लियो उस अवतार बॉडी को भी बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देता है, जिसकी वजह से लुया की रियल बॉडी को तो बहुत ही गुस्सा आने लगा था। वो लियो से हर हाल में बदला लेना चाहता था, मगर यहाँ पर लियो का एक और नया दोस्त बन गया था और वो लियो को फुसेंग ट्री के बारे में बताता है और साथ में उसे फुसेंग ट्री तक पहुंचने के लिए एक मैप के बारे में भी बताता है। और वो मैप हर एक सेक्ट के पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट के शेप में मौजूद है। इसके बाद वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को छीनने के लिए वहां पर एक ट्रैप बना लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जैसे ही वहां से एक फ्लाइंग कैरेज गुजर रहा होता है और उस फ्लाइंग कैरेज के साथ वहां पर कुछ लड़कियां भी होती हैं जो कि उस कैरेज को सीधा आगे की तरफ लेकर जा रही थी, मगर अचानक से उनके पीछे से रास्ता बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस कैरेज के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की होती है और वो पहले से ही जान चुकी थी कि वहां पर एक जाल बिछा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग चारों तरफ से लॉक हो जाते हैं तो फिर वो लड़कियां कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। बस ये कहने की देर थी कि लियो अपने दोस्तों के साथ अपीयर होता है और कहता है कि माफ करना, मगर तुम लोगों को ग्वानहान पैलेस हम लोग नहीं जाने दे सकते। और लियो वहां पे मौजूद उस लड़की से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। मगर उस कैरेज के आसपास मौजूद लड़कियां वो उन दोनों लड़कों को देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये दोनों तो वही लफंगे हैं जो कि लड़कियों को छेड़ते हैं। मगर कैरेज के अंदर बैठी हुई वो लड़की लियो से कहती है कि अच्छा तो वॉरियर तुम हो जिसने गोल्डन क्रो क्लान के 9th प्रिंस और 6th प्रिंस के क्लोन को मारा है। सोचा नहीं था कि तुम लोग लॉर्ड ऑफ बाजिंग को इतना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे। और वैसे भी तुम इन दो लड़कों के साथ यहाँ पे मौजूद हो तो अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि आखिर तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की है। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैशिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड्स तेजी से बाहर निकलती हैं। और ये देखते ही वो रेड ड्रेस वाला लड़का तो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा लोटस क्रिएट करके अपने सामने एक शील्ड की तरह यूज करता है और दूसरी तरफ वो दूसरा वॉरियर अपने फैन से उन पेंटिंग्स को रिलीज करता है तो वो पेंटिंग सामने आकर एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ लियो वो उन स्वॉर्ड्स को डॉज कर रहा होता है, मगर वो कहता है कि ये लड़की सच में बहुत ही बेरहम है, सोचा भी नहीं था कि ये आते साथ ही इतने किलिंग अटैक्स करना शुरू कर देगी। मगर क्योंकि इसने आते साथ ही हमला किया है तो अब मैं भी इस पर कोई तरस खाने वाला नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां पर अपने सिल्वर ब्रेसलेट्स को बाहर निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सिल्वर ब्रेसलेट्स उस फॉर्मेशन को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सीधा उस कैरेज के अंदर जाते हैं। तो हम उस कैरेज से उस पर सिल्वर ब्रेसलेट को बाहर आते हुए नहीं देखते, बल्कि वो लड़की उस सिल्वर ब्रेसलेट को अपने पैरों के जरिए पकड़ लेती है और बहुत ही आसानी से उसे कंट्रोल कर पा रही होती है। जिसके बाद लियो देखता है कि वो लड़की उसके ही सिल्वर ब्रेसलेट को अपनी ब्रीथ के जरिए अच्छी तरह से कवर कर लेती है और वो ब्रेसलेट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है। और वो लड़की उसी ब्रेसलेट को लियो के अगेंस्ट यूज करते ही एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट कर लेती है जो कि उन लोगों को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो दोनों वॉरियर लियो से कहते हैं कि ब्रदर, लगता है कि तुम्हारा वेपन वो उस लड़की ने कंट्रोल कर लिया है। मगर लियो फौरन से उस वेपन को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपनी फेंगजू इनहेरिटेंस को यूज करता है, जिसके जरिए वो अपने वेपन को दोबारा से प्योरीफाई कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्रेसलेट वापस से उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि तुम बड़े ढीठ हो, तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। ये कहते ही वो फौरन से उस कैरेज से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आ जाती है और वो दोनों ही लड़के जब उसे देखते हैं तो वो उसकी खूबसूरती में ही गुम हो जाते हैं। और वो लड़की बाहर आने के साथ ही अपनी खूबसूरती की अदाएं दिखाने लगती है और फिर वो लियो से कहती है कि तुमने उस सिल्वर ब्रेसलेट को मेरे कंट्रोल से बाहर
बाहर निकाल लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने यंग टियान को किस तरह हराया होगा। वो लड़की लियो को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम फौरन से इस बैरियर को यहाँ से हटा देते हो तो मैं ये कंसिडर करूंगी कि तुम एक समझदार इंसान हो और मुझसे माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। मगर दूसरी तरफ लियो से कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरी पीठ पर अच्छी तरह से मसाज करो और मैं तुम्हें अपनी नौकरानी का स्टेटस दूंगा। यहाँ पर लियो सीधा सीधा उस पर इंसल्ट के तीर मार रहा होता है और वो रेड ड्रेस वाला ठरकी तो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज फाइनली हम तीनों एक साथ मिलकर तुम्हें दबोचने वाले हैं। ये कहते ही वो फौरन से अपनी लोटस टेक्निक को यूज करता है और वो दूसरा ब्रदर अपनी पेंटिंग टेक्निक्स को यूज करता है, जिसके जरिए वो उस लड़की पर अटैक करता है और साथ में लियो भी उसे पांच मारने को जाता है, मगर वो तीनों के तीनों अटैक उस लड़की को टच तक नहीं कर पाते और वो लड़की उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने 8 वर्चुअस व्हील का इस्तेमाल करती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बिल्कुल बोरिंग हो, मुझे तुम लोगों के साथ जरा भी मजा नहीं आ रहा। मगर वो लोग तो उस लड़की के ऊपर अपने एक के बाद एक पावरफुल अटकते जा रहे होते हैं, मगर वो लड़की तो अपने चारों तरफ एक वर्चुअस बैरियर बना लेती है जो व्हील के साथ बनाया गया था और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारे के सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से झेल पा रहा होता है। और वो लड़की कहती है कि मुझे आगे बढ़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, मगर यहाँ पर लियो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले जरा हम तुम्हारी दोनों जेबें तो खाली कर लें, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। इतना कहने के बाद वो ट्विन ब्रदर बहुत ही तेजी से उस पर हमला करने को उसके पीछे से चले जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि यान जब उसे पंच मारने के लिए उसके करीब जाता है तो वो उस लड़के की खूबसूरती में ही गुम हो जाता है और वो उस पर अटैक करने के बजाय बस उसे देखता ही रहता है। इतने में वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिससे वो लड़का तो लट्टू की तरह घूमने लगता है और फिर वो उसे एक और थप्पड़ मारकर उल्टा घुमाना शुरू कर देती है, जिसके साथ तीसरा थप्पड़ मारकर वो अपनी हैट्रिक भी करके उस लड़के को सबक सिखा देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़कियों का दीवाना भी उस लड़की के पीछे पागल हुआ जा रहा था। उस पर नजर पड़ते ही वो भी उसके प्यार में पागल हो जाता है, मगर वो लड़की उसके मुंह पर इतनी जोरदार किक्स मारती है कि उसके प्यार का भूत 2 मिनट में ही निकल जाता है और वो भी पिटने के बाद वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। ये देखकर लियो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम लोग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम नहीं कर पा रहे। इतने में हमें दिखाया जाता है एक स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और उसके अंदर से एक बड़ा हाथ बाहर निकल कर आता है और वो सीधा उस लड़की के उस कैरेज के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर एक अजीब तरह की एनर्जी फैल जाती है। और हम देखते हैं वहां एक और लड़की की एंट्री हो चुकी थी जिसके मल्टीपल हैंड्स होते हैं और वो उनसे कहती है कि चलो आ जाओ, ग्रैंड माँ तुम्हें दिल से चाहेगी और तुम्हें बहुत प्यार देगी। तो ये वर्ड ग्रैंड माँ सुनते ही वो लोग तो हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की यहाँ पे खुद को ग्रैंड माँ क्यों कह रही है। असल में उस लड़की की एज तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा की होती है, इसीलिए वो अपने आप को ग्रैनी कहलवाती है और उन दोनों ट्विन ब्रदर से कहती है कि चलो बच्चों आ जाओ, तुम्हें ग्रैंड माँ कैंडीज देगी। मैंने बाजिंग प्रिंसेस के साथ वादा किया हुआ है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, मगर यकीन जानो अगर तुम मेरे पास आ जाओ और मेरी बात मान लो तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर वो प्रिंसेस उससे कहती है कि अगर तुम्हें बाजिंग के लिए कुछ करना है तो फिर सब कुछ खुद से करना होगा। ये कहने के साथ वो प्रिंसेस भी अटैक करती है और यहाँ पर वो ग्रैनी कहती है कि लगता है कि प्रिंसेस वो मेरी बातों से शर्मा रही है। ये कहने के बाद वो उन दोनों ट्विन ब्रदर्स की तरफ बड़े बड़े ममुद्रा हैंड्स रिलीज कर देती है। वो सीधा हैंड उनकी तरफ जा रहे होते हैं, मगर अचानक से लियो बीच में आता है और उन अटैक्स को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग फौरन से जाओ और उस लड़की से वो फ्रेगमेंट छीन लो, इस ओल्ड लेडी को मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ट्विन ब्रदर्स उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े आइस स्टोन्स थ्रो कर रही होती है और यान जाते साथ ही उससे कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी तुम इतना भड़क क्यों रही हो, हम तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और वो रेड ड्रेस वाला से कहता है कि तुम सच में कमाल की खूबसूरत लड़की हो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मगर वो प्रिंसेस उन अटैक्स को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रही होती है और खुद को उससे बचाती है, मगर यहाँ पर वो ग्रैनी लियो पर बड़े बड़े ममुद्रा हैंड्स मार रही होती है, जबकि लियो ऑलरेडी ममुद्रा हैंड्स से अच्छी तरह से वाकिफ होता है और उन्हें बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसीलिए लियो के सामने उस ग्रैनी की दाल गलने वाली नहीं थी, क्योंकि दोनों का पावर लेवल बिल्कुल सेम था। और दूसरी तरफ से यान कह रहा होता है कि मैं एक हीरो हूं और मैं कभी भी साइड लाइन पे फाइट नहीं कर सकता, मुझे अब ये फाइट एंड करनी होगी।
जबकि वो ग्रेनी लियो के साथ जब फाइट कर रही होती है तो वो नोट करती है कि इस लड़के के पास स्ट्रेंथ तो सच में लाजवाब है, जबकि इसकी पावर वो भी इनविंसिबल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के के पास कोई एंशिएंट होली बॉडी है। मगर किसी तरह वो लियो के अटैक को डॉज करते हुए फौरन से उसके पीछे से आकर अपनी दोनों टांगों को उसके गर्दन पर फंसाकर उसे वहां से दूर उछालने की कोशिश करती है, मगर उसमें वो फेल हो जाती है और दोबारा से आकर लियो के कंधे पर बैठकर उसे फिर से पकड़ती है। पर इस मर्तबा में लियो उसे बालों से पकड़कर अपने सामने लाकर एक जोरदार पंच दे मारता है, मगर वो ढीठ की बच्ची इतनी खतरनाक होती है कि पलटकर वापस आती है और लियो को टांगों से कस के पकड़ती है और दोबारा से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। पर इस मर्तबा भी कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की दोबारा से ऊपर जाकर कुछ और ममुद्रा हैंड्स को जनरेट करते हुए कहती है कि यंग मैन, सच में तुम काफी स्ट्रांग हो, मेरा तो तुम पे दिल आ गया है। मगर यहाँ पर लियो उन ममुद्रा हैंड्स को ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को भी अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। ये देखते ही वो एंशिएंट लेडी कहती है कि लगता है ये कोई खास बंदा है। ये कहने के बाद लियो जैसे उसे पंच मारता है तो ग्रेनी भी उसे पंच मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब वो दमखम नहीं था। वो प्रिंसेस देखती है कि वो ओल्ड लेडी तो लियो से बुरी तरह से पिट रही है, मगर वो ओल्ड लेडी एक बात तो अच्छी तरह से समझ जाती है कि लियो पर डेमोनिक एनर्जी का कोई खास असर हो नहीं रहा। सोचा भी नहीं था कि ज़िवी स्टार पर कोई इस तरह का स्पिरिचुअल सेंस वाला बंदा भी होगा कि जो डेमोनिक एनर्जी को आराम से ब्लॉक कर पाएगा। वो खड़े होकर लियो से कहती है, मुझे पता चल गया है तुम ह्यूमन रियलम से आए हुए वो ह्यूमन वॉरियर हो जिसके पास ह्यूमन एंशिएंट होली बॉडी है। ये सुनकर वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, मगर वो ओल्ड लेडी उन्हें बता रही होती है तुम्हारे ट्रू मेथड्स और तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी इविलनेस को ब्लॉक करने की पावर ये बता रही है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते। ये कहने के बाद वो लियो को पंच मारने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचती है तो लियो उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में काफी कमाल की हो, तुमने बहुत जल्द ही मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता लगा लिया है, तुम वाकई में एक डीमन कहलाने के लायक हो। ये कहने के बाद वो उसे पकड़कर वहां से बहुत ही जोर से नीचे की तरफ उछाल फेंकता है और जाते साथ ही उस लड़की पर इतना जोरदार वार करता है कि वो लड़की इतनी जोर से जमीन पर हिट करती है कि इस अटैक के बाद तो उसकी हड्डी पसली पूरी तरह से टूटकर बिखर जानी चाहिए। जबकि यहाँ पर यान कह रहा होता है कि ओ ब्रदर, तुमने तो सच में हमें हैरान कर दिया है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक एंशिएंट ह्यूमन होली बॉडी है। और वो लोग उस प्रिंसेस के बारे में कह रहे होते हैं कि शुक्र है कि ये लड़की अभी भी गुआनहान पैलेस में नहीं गई है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे तुम्हारे हाथों मरने वाली है। मगर वो लड़की तो पहले से ही कोई और तैयारी करके बैठी हुई थी और लियो के बारे में पता लगते ही उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अब क्या करेगी। उसने यहाँ पर एक बहुत बड़े हेवनली पगोटा को समन कर लिया था। वो हेवनली पगोटा इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जबकि वो ट्विन ब्रदर उसके बिल्कुल नीचे होते हैं, मगर वो दोनों ही उसको बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि उस हेवनली पगोटा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों ही कांपना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इतना पावरफुल ट्रेजर इस लड़की ने इतनी आसानी से कैसे यूज कर दिया। मगर जैसे जैसे वो लड़की प्रेशर बढ़ाती जा रही होती है वो ट्विन ब्रदर बिल्कुल जमीन पर लगते जा रहे होते हैं, मगर इससे पहले कि वो ट्विन ब्रदर उसके नीचे पिस जाते उससे पहले ही लियो अपनी स्पीड के जरिए उन लोगों को वहां से निकालकर बाहर ले आता है और हमें दिखाया जाता है वो हेवनली पगोटा वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। और वो लड़की एंशिएंट होली बॉडी के बारे में जानने के बाद अब उससे फाइट करने में और उसे पकड़ने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। जबकि लियो उन ट्विन ब्रदर्स को बचाने के बाद फौरन से वहां से दूर एक जगह लेकर आता है और यान कहता है कि गुआनहान इमोर्टल पैलेस सच में बहुत ही खतरनाक है, शुक्र है कि तुमने हमारी जान बचा ली। मगर वो रेड ड्रेस वाला कहता है कि मैंने इसका बदला ना लिया तो मैं भी हेवन एस्टेब्लिशमेंट सेक्ट से बिलोंग नहीं करूंगा। उस लड़की ने हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती की है। और यान कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग भी अपने होली वेपन्स को यूज करेंगे, मुझे इसके लिए अपने ब्रदर ये किन्वू का साथ चाहिए। मगर ये किन्वू से कहता है कि ठीक है ब्रदर, मगर एक बात याद रखना कि एक मर्तबा वो वेपन बाहर आ गया तो फिर उसे हम किसी से नहीं छुपा सकते, मगर चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हम बदला लेकर रहेंगे। जबकि यान उससे कहता है कि अगर वो वेपन बाहर आ गया तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी, मगर हमें एक मर्तबा तो उसे यूज करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग किसी तरह अपने इनर डीमन को कंट्रोल कर सके। मगर लियो उन लोगों से कहता है कि
जब तुम लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस वक्त मैंने उस लड़की की बॉडी से एक फ्रेगमेंट निकाल लिया था। तुम दोनों को तो पता भी नहीं चला होगा, मगर साथ में उस ब्यूटी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। अब हम लोग उस फुसेंग ट्री को खुद से जाकर ढूंढ सकते हैं। ये सुनते ही वो लोग कहते हैं कि ये फ्रेगमेंट ये तुमने कब निकाला था? मगर लियो उन लोगों को बताता है कि जब मैं उस ओल्ड लेडी के साथ फाइट कर रहा था तो उसके साथ फाइट करते हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम मिल गया था और मैंने उसकी बॉडी से ये फ्रेगमेंट आसानी से निकाल लिया था। जिसके बाद किन्वू कहता है कि ब्रदर तुमने हमें तो बचा लिया है, मगर बदकिस्मती से वो ओल्ड ग्रैनी इतनी पावरफुल है कि वो अपने साथ अब कुछ और मास्टर्स को मिला लेगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो लेडी कुछ पावरफुल मास्टर्स को ही इनवाइट करेगी और हम सिर्फ 3 लोग हैं, जबकि वो लोग पहले से ही हमारे बारे में जानते हैं कि हमने ये फ्रेगमेंट चुराया है। तो हम लोग फुसेंग ट्री को हासिल करने के लिए जरूर जाएंगे, मगर क्योंकि हम तीनों का मकसद एक ही है तो हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। मगर लियो उन लोगों से कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी सेक्ट की रेपुटेशन वो काफी ज्यादा हाई है और मेरी वजह से तुम बिला वजह अपने होली वेपन को यूज करोगे और उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मगर वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर को एक मर्तबा हेल्प की जरूरत पड़ी थी और उसकी हेल्प भी गोडेस ल्यू ने की थी। अगर गोडेस ल्यू ने हेल्प ना की होती तो हमारे एम्परर हेंग्यू वो कभी भी हमारे एम्परर नहीं बन पाते। तो एम्परर हेंग्यू का सुनते ही लियो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों एम्परर हेंग्यू के ही डिसेंडेंट्स हो और तुम लोग भी मेरी ही तरह डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हो। मगर वो दोनों कहते हैं कि हमें एम्परर हेंग्यू के बारे में पता चला था कि वो जीवी स्टार को छोड़कर डीप स्पेस में कहीं चले गए थे। ये सुनते ही लियो कहता है कहीं तुम लोग ये तो नहीं कह रहे कि एम्परर हेंग्यू वो इसी जीवी स्टार प्लेनेट पर पैदा हुआ था? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो यहीं पैदा हुए थे और वो हमारे सेक्ट मास्टर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मगर जब राइटियस पाथ से वापस आने के बाद वो यहाँ पर आए थे तो वो अपना एक फर्नेस यहाँ पर भूल गए थे और हमारे सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स ने इसका इस्तेमाल करते हुए जीवी स्टार पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और बहुत लोगों को बिला वजह तंग किया था और इस ट्रेजर की वजह से ही हमारे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन ही मिट्टी में मिल गई थी। मगर ये वेपन आज भी एक सेक्रेट वेपन है जिसे एम्परर हेंग्यू ने खुद से रिफाइन किया है। और फिर वो लोग जैसे ही उस फर्नेस को बाहर निकालने लगते हैं तो लियो उन लोगों से कहता है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेट एम्परर हेंग्यू वो कोई भी वेपन किसी भी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकता है और खुद से ही उसे फोर्क कर सकता है। इतने में जब वो फर्नेस बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो एक फायर फ्लेमिंग फर्नेस होता है और उसके अपीयर होते ही लियो के यहाँ पर इमोर्टल प्लेटफॉर्म में कुछ हलचल सी होने लगती है, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये वेपन वाकई में ग्रेट एम्परर हेंग्यू ने ही बनाया है, क्योंकि लियो की बॉडी ने ऑलरेडी उस वेपन को एक्सेप्ट कर लिया था और लियो भी खुद एम्परर हेंग्यू का ही डिसेंडेंट बन चुका है, इसीलिए वो एम्परर हेंग्यू के वेपन्स को यूज कर सकता है। उसे इस तरह उस वेपन को कंट्रोल करते हुए देखकर यान कहता है कि ब्रदर तुम इस वेपन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी हमारे सेक्ट के कोई पुराने डिसाइपल हो? मगर लियो उन लोगों को बताता है कि मैंने डोंगहुआंग वर्ल्ड के अंदर एम्परर हेंग्यू के मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से रियलाइज कर लिया था और मैं उसके फोर्क किए हुए किसी भी वेपन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लेगेसी मुझे दी है। ये सुनते ही वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुम एम्परर हेंग्यू के डायरेक्ट डिसाइपल हो और फाइनली हम लोग किसी सही बंदे से मिल ही गए। ये कहने के बाद वो लोग उस फर्नेस को बाहर निकालते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस ग्रेनी का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल मास्टर ग्रेनी के साथ आएगा, मगर उन्हें अब यहाँ पे 9 दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं और उनसे लड़ने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था, जिस पर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग हमसे बदला क्यों नहीं लेना चाहते। मगर यान कहता है मैंने लूशियस के कुछ डिसाइपल्स को देखा था, वो लोग इसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे थे। एक मर्तबा हम उन सब के करीब पहुंच जाएं तो हम लोग अपने आप ही उन डिवाइन बीस्ट को भी देख लेंगे। पर लियो कहता है कि शायद बदकिस्मती से तुम उन्हें नहीं देख पाओगे और यान को भी पता चल जाता है कि लूशियस के लोग वो आसपास कहीं मौजूद हैं। जैसे जैसे वहां पे मौजूद फॉग हटना शुरू हो जाती है तो उन्हें वो पूरा का पूरा आइलैंड ही दिखाई देने लगता है और वहां पे उन्हें दिखाई देता है कि बहुत सारी कॉर्प बॉडीज उनके आसपास मौजूद हैं। मगर उन्हें इस तरह की सिचुएशन में देखकर लियो समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पर किसी से डर के भाग रहे थे, मगर इनकी बॉडीज वो इनका
साथ नहीं दे रही थी क्योंकि कोई शख्स यहाँ पे ऐसा था जो कि इनकी बॉडी से इनकी सोल्स को खींचकर निकाल रहा था और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अल्टर उस ओल्ड लेडी ने ही यहाँ पे बनाया होगा। ये कहने की ही देर थी कि हम उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे अपीयर होते देखते हैं और वो लियो से कहती है कि तुम तो वाकई काफी समझदार हो, मगर तुमने मुझे काफी वेट कराया है, तुमने यहाँ पे आने में काफी देर लगा दी। मगर लियो से कहता है कि हमारी लास्ट बैटल में तुमने उस सीक्रेट मैप का एक पीस अपने हाथों से गवा दिया था, अब तुम यहाँ पे क्या गवाने के लिए आई हो। पर वो लेडी कहती है कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहने के साथ हम एक स्पेस रिफ्ट को देखते हैं, उसके साथ वहां पर एक पावरफुल एल्डर अपीयर होता है और वो आते साथ ही उस लेडी से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस लड़के को मारूं? अगर इसने लॉर्ड ऑफ बाजिंग को डिस्टर्ब किया है तो इसकी जान मैं खुद लूंगा। ये कहते ही वो फौरन से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक ब्लैक स्कल उन लोगों के आसपास से होते हुए सीधा एक और वॉरियर की तरफ चली जाती है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरा शांत हो जाओ। वो लड़का असल में एक टाइन डिवाइन चाइल्ड होता है और ग्रैनी उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो टाइन ब्रदर कहता है कि मैं यहाँ पर गोल्डन क्रो क्लान के 6 प्रिंस का बदला लेने के लिए आया हूँ और ऊपर से मुझे पता चला है कि ये लड़का फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके पास एक एंशिएंट होली बॉडी है, इसका मतलब फिर ये है कि मुझे इसके साथ तो फाइट करनी ही पड़ेगी। मगर यहाँ पर वो ग्रैनी कहती है कि तुमने मुझसे जो कुछ छीना था अब वो वापस देने का वक्त आ गया है। मगर वो टाइन चाइल्ड कहता है कि इसका फ्लैश एंड बोन्स वो मेरे होंगे, जबकि वो एल्डर कहता है इसका सर मेरा होगा। इतना कहते ही वो तीनों के तीनों अपने पावरफुल वेपन्स के साथ एक साथ ही लियो पर हमला कर देते हैं, जिससे लियो एक साथ ही उन अटैक्स को रोकते हुए कहता है कि सच में जीवी स्टार तो एक ऐसी जगह है कि जहां पर रिसोर्सेज की भरमार है। ये कहने के साथ वो एम्परर हैंग्यू के उस फर्नेस को जैसे ही बाहर निकालता है और उसे यूज करने वाला होता है तो वो फर्नेस फौरन से नीचे चला जाता है, जिस पर लियो भी हैरान हो जाता है। मगर वो फर्नेस असल में उन ट्विन ब्रदर्स ने खींच लिया था और वो उसके साथ अब कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहते थे और उसके लिए वो फौरन से पहले तो अगरबत्ती जलाते हैं ताकि पहले वो एम्परर हैंग्यू के लिए प्रे करें और फिर उसके बनाए हुए वेपन को उसकी परमिशन के साथ यूज करें। जिस पर लियो कहता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तो वो कहते हैं कि ब्रदर जरा सब्र तो करो, ये वेपन पहली मर्तबा यूज हो रहा है तो हम लोगों को इसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म तो करने दो ताकि हम इस फर्नेस के अपीयरेंस को 4 चांद लगाकर दुनिया के सामने लाएं। अभी उन लोगों का रिचुअल शुरू होता है कि यहाँ पे लियो वो बड़े बड़े वेपन्स की वजह से मुसीबत में पड़ गया होता है और उन वेपन्स को डॉज करते हुए उनसे दूरी बना रहा होता है और उन दोनों ट्विन ब्रदर्स के बारे में कहता है कि ये दोनों यी-फाई के हाफ क्लोन्स लग रहे हैं। मगर वहां पर वो ओल्ड ग्रैनी तो लियो को छोड़ने वाली नहीं थी, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, जबकि यहाँ पर वो दोनों ब्रदर अपनी रिचुअलिटी को कंप्लीट करते हैं और उस वेपन को यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, जबकि लियो अभी भी उन बड़े बड़े वेपन्स के साथ घिरा हुआ होता है और उसे उस होली वेपन को यूज करने के लिए वो वेपन वापस उसके हाथों में चाहिए था। जबकि वो दोनों ब्रदर अपना रिचुअल कंप्लीट करके वो वेपन लियो को देते हैं तो लियो उसे फौरन से थ्रो करके उस स्कल के साथ टकराता है। जैसे जैसे वो स्कल अपना जोर लगा रही होती है वो डिवाइन वेपन आहिस्ता आहिस्ता उसे रेज करना शुरू कर देता है और साथ में लियो यहाँ पर अपनी डिवाइन स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो उस होली वेपन की पावर को बढ़ा देता है और साथ में ब्लैक स्कल को पूरी तरह से खत्म करके वहां पर इतना बड़ा धमाका कर देता है कि आसपास मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस धमाके की एनर्जी वेव्स की वजह से बहुत ही दूर जा गिरते हैं। जबकि यहाँ पर वो ट्विन ब्रदर्स ये देखकर काफी खुश होते हैं कि उस होली वेपन की पावर सच में ग्रेट है और वो लियो से कहते हैं देखा तुमने, हमने कहा था ना ये होली वेपन है और उसकी पावर तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। उस फर्नेस को देखते हुए कहता है कि ये सच में होली वेपन तो कमाल का है, मगर ये साथ में एनर्जी भी काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किसी भी डिवाइन वेपन को बहुत ही आसानी से रेजिस्ट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग ग्रैनी को देखते हैं, वो उस धमाके की वजह से बुरी तरह से हर्ट हुई थी और उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो गई थी और वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था 2000 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद में जब इमोर्टल रियलम के 3rd लेवल को अचीव करने वाली होंगी तो उस टाइम एक बेवकूफ लड़के की वजह से मैं मारी जाऊंगी। इतने में उस ओल्ड लेडी की बॉडी से जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल रहे होते हैं, जिस पर लियो कुछ ट्रेजर्स को पकड़कर अपनी तरफ खींच कर लाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।